विदेशी बहुओं का गांव में नहाना। ये कहानी है कीरतपुर गांव की, जहां आज भी औरतें खुले में नहाने के लिए मजबूर हैं। गांव की पिछड़ेपन की वजह से किसी के भी घर में बाथरूम में नहाने की कोई सुविधा नहीं, इसलिए गांव की सभी औरतें गांव के पोखर में नहाती हैं। उसी गांव में सीता देवी अपने पति सुखदेव के साथ रहती है। सीता देवी के दोनों बेटे राजीव और आनंद पढ़ने के लिए शहर गए हुए हैं। अरे भाग्यवान, तुम्हारी पूजा हो गई हो तो मुझे खाना दे दो, खेत पर जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। अजी बस आप 10 मिनट बैठो, मैं जल्दी से चूल्हा जलाकर गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। इसके बाद सीता अपने पति को रोटियां बनाकर खाना देती है। तभी सुखदेव कहता है, अरे भाग्यवान, तुम्हारी उम्र की सारी पड़ोसनें पोते पोती की मालिक बनकर बैठी हैं। तुमने अपने बेटे को पढ़ने के लिए बिलायत न भेजा होता तो आज हमारे भी घर में बहू आ चुकी होती। अजी तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि मेरे बेटों की उम्र ढल गई है। कल ही मेरी उनसे फोन पर बात हुई है, वो बस 1-2 दिनों में गांव आ जाएंगे। 2 दिन बाद सीता के दोनों बेटे राजीव और आनंद अपनी 2 विदेशी पत्नी एनी और एलिना के साथ गांव आते हैं। पूरे गांव की औरतें और मर्द एमी और एलिना को घूर घूर कर देख रहे थे। विदेश से आई एमी और एलिना को छोटे कपड़े पहने देख सीता गुस्से से पिनकते हुए अपने बेटों से पूछती है, राजीव, आनंद, अरे कौन से पूछ कर तुम ही विदेशी लड़कियन को अपने साथ ले आए हो? अरे भाग्यवान, काहे गरमात हो, एक बार अपने बेटों की बात तो सुन लो। अम्मा, ये दोनों हमारी बीवी और आपकी बहू हैं। नमस्ते सासू मॉम, मैं आपकी बहू हूँ एमी। एंड माय नेम इज अलीना। हम अंदर आ जाएं? अरे ठहरो यहीं, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। इसके बाद सीता अपने दोनों विदेशी बहू की आरती उतारकर उनका गृह प्रवेश करवाती है। नेहा अपनी भाभीियों को उनका कमरा दिखा दे। इस तरह वह दिन तो ऐसे तैसे गुजर जाता है, मगर अगली सुबह होते ही दोनों बहुएं अपनी सास के पास आकर कहती हैं, गुड मॉर्निंग सासू मॉम, वेयर इज द बाथरूम? हम दोनों को शावर लेना है। अरे ये तुम्हारा विलायत नहीं, तो इस घर में तुम्हें अंग्रेजी गुसल खाना मिलेगा और ना ही बाथरूम। तो हम नहाएंगे कहाँ? वहीं जहाँ सभी औरतें नहाती हैं, नदी पर। इसके बाद नेहा अपनी दोनों भाभीियों को नहाने के लिए नदी पर लेकर आती है और जहां गांव की औरतें झुंड के साथ नदी में नहा रही होती हैं। सभी औरतों को यूं खुले में नहाता देखकर विदेशी बहुएं हैरान होकर बोलती हैं, नेहा, क्या तुम भी इनके साथ खुले में नहाती हो? इट्स नॉट सेफ फॉर फीमेल्स। जानती हूँ भाभी, मगर हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि सरकार इस गाँव पर ध्यान देती ही नहीं। इसीलिए तो गाँव की सड़कें अब तक कच्ची हैं और नहाने के लिए ये पोखर है। वैसे यहाँ मर्दों का आना मना है, चलिए नहाते हैं। इसके बाद दोनों विदेशी बहुएं नहाने के लिए नदी में उतर आती हैं, मगर दोनों बहुओं का पूरा ध्यान नदी के बाहर बटा हुआ था कि कोई उन्हें छिपकर देख तो नहीं रहा। घर आकर एमी और अलीना अपनी सास के आगे बाथरूम बनवाने की बात रखती हैं। सासू मॉम, आप प्लीज घर में ही एक बाथरूम बनवा दीजिए, ऐसे खुले में नहाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अरे तुम दोनों फिरंगी बहू की फरमाइश तो लाखों की है, लाखों की, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं जो बाथरूम बनवाने पर खर्च कर सकूं, समझी? अब ये नाटकबाजी छोड़कर चुपचाप से नदी पर नहाओ। इस तरह सीता अपनी विदेशी बहू के कहे पर घर में बाथरूम बनवाने की बात को मना कर देती है, मगर सीता के इस झड़प के पीछे बड़ी गरीबी छिपी हुई थी। कोई नतीजा ना निकलने पर दोनों विदेशी बहुओं को सभी औरतों के साथ अब हर रोज खुले में नदी में नहाना पड़ा। मगर सीता की दोनों विदेशी बहू की गांव में आने की बात लखन और रघु तक फैल गई और फिर, अरे लखन भैया, तो को पतो है गो काजे अपने गांव में विदेशी तितलियां आई हैं? अरे गांव में नया माल आए और लाखन आंखें न सीखे, ऐसा कैसे हो सकता है? चल आज लुका छिपी का खेल खेलने चलते हैं। इसके बाद रघु और लखन नदी पर आकर पेड़ों के पीछे छिप जाते, जिसके बाद दोनों विदेशी बहुएं भी गांव की नदी में नहाने लगती। अरे अमली भौजाई, देखो आज नदी का पानी कितना ठंडा है, नहा कर कितना अच्छा लग रहा है। अरे क्या हो गया विदेशी भौजाई, तुम दोनों कहाँ खोई हुई हो? कुछ भी नहीं, तो नहाओ। रूपा और राधा के कहने पर एलिना और एमी भी नहाने लगती हैं। वहीं पेड़ के पीछे छिपे रघु और लखन उन्हें देख रहे होते हैं। अरे दादा, ये विदेशी माल ने एकदम मक्खन मिश्री के जैसे मस्त बॉडी पाया है। अरे रघुआ, जरा इनकी तस्वीर तो निकाल। लखन के कहने पर रघु एलिना और एमी की नदी में नहाते हुए तस्वीरें खींचने लगता है, जिसके फ्लैश लाइट एमी की आंखों पर चमक उठती है। कौन है वहाँ? What happened, एमी? अलीना, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लगा जैसे वहाँ हमें कोई देख रहा है।
भाभी आपका वहम होगा, यहाँ कोई नहीं आता। अरे लखन भैया, अगर यहाँ खड़े रहे तो पकड़े जाएंगे, चलो चलते हैं। ये कहकर नेहा बात को टाल देती है, मगर किसी भी औरत को शक न होने के कारण रघु और लखन की बदमाशियों को शय मिल जाती है, जिसके बाद हर रोज रघु और लखन उन्हें छिप कर देखते हैं। अरे रघुआ, चल, औरतों की नदी पर जाने का समय हो गया है। लखन भैया, आज मेरी तबीयत खराब है। अरे ससुर के नाती, नदी पर चल, वहां जाकर तबीयत हरी हो जाएगी। इसके बाद लखन रघु को लेकर नदी पर आता है। तभी उसकी हंसने बोलने की आवाज एलिना और एमी के कानों में पड़ती है, जिसके बाद विदेशी बहुएं और बाकी की औरतें भी सतर्क हो जाती हैं। कोई है यहाँ, कम ऑन लेडीज, वियर योर क्लोथ्स एंड लेट्स गो। सभी औरतें कपड़े पहनकर वहां से घर जाने लगती हैं, मगर एमिली लखन और रघु को भागते हुए देख लेती है और उन पर नजर रखने लगती है। और फिर सभी औरतें एलिना और एमी के साथ मिलकर उन्हें रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाती हैं। उस रोज जब रघु और लखन दबे पांव नदी पर आते हैं, तभी एलिना और एमी उन दोनों को डंडे से मारना शुरू कर देती हैं। मारो इन्हें, तुम दोनों लड़कियों को यूं छुप कर नहाते हुए देखते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो गर्ल्स, इन्हें लेकर मुखिया जी के पास चलते हैं। सभी औरतें एलिना और एमी के साथ उन्हें खींचकर मुखिया जी के पास ले जाती हैं, जहां पंचों की सभा चल रही होती है। अरे ओ विदेशी लुगाइयों, ये क्या हरकत है? और तुम सभी औरतों ने भी इनके साथ शर्म बेच दी है क्या? मर्दों को घसीट कर यहाँ क्यों लाई हो? मुखिया जी, क्या मर्द ऐसे होते हैं जो औरतों को नहाते हुए देखते हैं? किया हुआ, अब आपके पास कोई जवाब नहीं? मुखिया जी, एमी सच कह रही है, ये गांव की औरतों को नहाते हुए देखते हैं। ये सुनकर गांव के मुखिया गुस्से में लखन और रघु को बहुत सुनाते हैं। तुम दोनों निखट्टुओं के पास कोई और काम धाम नहीं जो औरतों को नहाते हुए देखते हो? अब जब जेल में सड़ोगे तो सारी खुमारी उतर जाएगी। इन्हें पुलिस के हवाले कर देने से औरतों की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी मुखिया जी। आज ये लफंगे थे, कल फिर कोई और होगा। बेटर सॉल्यूशन बाथरूम बनवाना ही है। अगर हर घर में भी थोड़ा थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करे तो बाथरूम बनाया जा सकता है। एमी के सोच पर पूरा गांव उसकी सराहना करता है, जिसके बाद हर घर बाथरूम बनवाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे देता है, जिससे गांव में एक बाथरूम बनवाया जाता है। उस दिन के बाद से फिर कभी किसी भी औरतों को खुले में नहाने की नौबत फिर कभी नहीं आई, मगर इस बदलाव का कारण सीता की विदेशी बहुएं थीं। ये कहानी है संध्या की, जो करीमपुर गांव में एक कच्चे मिट्टी के घर में अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसमें उसकी माँ गंगा, पिता हरिहर और छोटी बहन रानी रहा करती थी। कुछ साल पहले तक संध्या का पिता हरिहर ट्रेन में घूम घूम कर चने समोसे बेचा करता था, मगर एक दिन उसके इस जोखिम भरे रोजगार ने हरिहर से उसका एक पांव छीन लिया, जिस कारण वह घर बैठने को मजबूर हो गया। कुछ दिनों तक तो गंगा ने घर की जिम्मेदारी उठा ली, मगर पति के अपाहिजपन की कुढ़न ने उसे भी बीमारी के बिस्तर पर पटक दिया। ऐसे में संध्या को कच्ची उम्र में ही सयाना होना पड़ा। संध्या दीदी, खाना बनाने को एक भी दाना नहीं है। तू चिंता मत कर रानी, मैं बाजार जा रही हूँ, शाम को राशन लेकर जल्दी घर आ जाऊंगी। ये बोलकर संध्या घर से निकलकर चलने लगी। तभी उसकी नजर गांव के पोखर पर पड़ी, जहां हरे हरे साग उगे थे। संध्या सारे साग तोड़कर उन्हें बेचने के लिए बाजार में पहुंच गई। साग ले लो साग, हरे हरे साग, आओ आओ साग ले लो। संध्या घंटों तक चिल्लाती रही, मगर कोई भी उस गरीब के साग नहीं खरीदता। तभी एक ग्राहक उसके पास आया, उसका नाम मोहित था। साहब जी, साग ले लीजिए, सुबह से बैठी हूँ, अब तक बोनी भी नहीं हुई। अगर आप ये साग खरीद लेंगे तो एक गरीब के घर का चूल्हा जल जाएगा। ठीक है, आप ये सारे साग तौल दीजिए और ये पैसे रख लीजिए। अब आपके परिवार को भूखा नहीं रहना पड़ेगा। ऐसा कहकर मोहित ने संध्या को साग के बदले 500 रुपए पकड़ा दिए। ऐसे ही दिन बीतते गए। अब मोहित हर दिन संध्या से साग सब्जी खरीदने आता और भलाई भरी बातें किया करता। सीधी साधी संध्या मोहित की मीठी मीठी बातों में फंसती चली गई और एक दिन मोहित संध्या के घर आया और उसके गरीब पिता के सामने संध्या से शादी की बात रखी। माँ जी, बाबूजी, मैं संध्या से शादी करना चाहता हूँ। मगर बेटा, तुम तो बड़े घर के बेटे हो और हम इतने गरीब, हमारे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। आप परेशान मत होइए, मुझे संध्या के सिवा कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुनकर हरिहर ने शादी के लिए हाँ कर दी। तभी संध्या बोल पड़ी, मोहित, मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। मेरे बाद मेरे परिवार को कौन देखेगा? संध्या, तो फिर माँ जी, बाबूजी और रानी को भी मेरे घर ले चलो, हम साथ में रहेंगे।
इसके बाद मोहित ने संध्या से एक मंदिर में शादी करके उसे और उसके गरीब परिवार को अपने घर ले आया। माँ, ये संध्या है, मेरी पत्नी। आज से ये और इसके परिवार वाले हमारे साथ रहेंगे। अरे तो तू इतना घबरा क्यों रहा है? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। इन शब्दों के साथ शीला ने अपनी बहू के गरीब परिवार वालों को देखकर झूठी मुस्कान दे दी और उन्हें कमरे में भेजकर मोहित पर पिनक पड़ी। मोहित, क्या है ये सब? ओफो माँ, अपना बीपी मत बढ़ाओ। दरअसल मैं संध्या की सुंदरता की तरफ खींचा चला गया और जब मैं उसके घर गया तो मेरी नजर उसकी छोटी बहन रानी पर गड़ गई। बस उसे अपने पास रखने के लिए मुझे इसके गरीब परिवार वालों को भी यहाँ लाना पड़ा। दरअसल इंसानियत की बातें करने वाला मोहित का मन बुरे नियत से भरा था, जो आज किसी लड़की तो कल किसी लड़की पर घूमती रहती थी। और उस बार एक गरीब की बेटी और उसका परिवार इन माँ बेटे के बिछाए जाल में फंस चुका था। अगले दिन सुबह सुबह शीला ने अपने घर के नौकरों को काम से निकाल दिया और संध्या के गरीब परिवार वालों पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। चलो जल्दी से काम पर लग जाओ। सुन बुढ़िया, जा रसोई में गंदे बर्तन पड़े हैं, उन्हें धो। और तू मेरी गरीब बहू, जा जाकर मेरे लिए गर्मा गर्म खाना बना। और तू रानी, मेरे पैर दबा। अरे अरे समधी जी, आप कहाँ चल दिए? वो झाड़ू उठाओ और जाकर लॉन साफ करो। मगर माँ जी, पिताजी कैसे काम करेंगे? वो अपाहिज है। हाँ, मगर एक पाँव तो सलामत है। और एक बात कान खोल कर सुन कि मेरी गरीब बहू, अगर तुझे ये लगता है कि तेरे मायके वाले यहाँ मजे से रहेंगे तो ये अपने मन की मिठाई खा जाना, क्योंकि मेरे होते हुए मैं तेरे गरीब मायके वालों को मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी। चलो अब काम पर लग जाओ। शीला की झड़प सुनकर बेचारी बहू का गरीब परिवार काम में लग गया और शीला उन्हें एक के बाद एक काम देती रही, जिसे देखकर संध्या का ससुर शंकर शीला से कहता है, अरे भाग्यवान, क्या हो गया है? बहू के मायके वाले हमारे घर के मेहमान हैं और तुम उनसे नौकर की तरह काम करा रही हो। अजी तुम चुप करो, मैंने कहा था क्या इन गरीबों को मेरे घर में आकर जम जाने को? इनके साथ यही सुलूक सही है। देखते ही देखते सूरज ढल गया और मोहित घर आया। तभी संध्या कमरे में आकर कहने लगी, मोहित जी, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है, वो मेरे घर वालों को सुबह से नौकर की तरह काम करा रही हैं। अरे तो इसमें कौन सी इतनी बड़ी बात हो गई? और मेरे पास इतना अंधाधुंध पैसा नहीं जो मैं तेरे गरीब मायके वालों का खर्चा भी उठाऊं और उन्हें मुफ्त का खिलाऊं, समझी? अब चल जा यहाँ से। मोहित ने झड़प कर संध्या को कमरे से भगा दिया। ऐसे ही दिन बीतता गया। एक दिन जब रानी मोहित के कमरे के आगे से गुजर रही थी, तभी मोहित ने उसे कहा, रानी जरा यहाँ तो आ। जी जीजा जी, कहिए। मेरे कंधे में बहुत दर्द हो रहा है, जरा ये बाम तो लगा देना। मोहित के इस कहे पर रानी हिचकते हुए बोली, जीजा जी, मैं दीदी को भेज देती हूँ, वो मुझे काम करना है। अरे रुक यहीं, जितना कहा है उतना कर, समझी? वरना तेरी दीदी की खाल खींच लूंगा। नहीं जीजा जी, आप दीदी को मत मारना, मैं लगाती हूँ बाम। रानी मोहित को बाम लगाने लगी। तभी मौका पाकर मोहित ने रानी का हाथ पकड़ लिया। तभी संध्या वहां आ गई। रानी, तू जा, माँ जी तुझे बुला रही हैं। उस दिन तो संध्या ने बहाने से रानी को बचा लिया, मगर अब मोहित किसी न किसी बहाने रानी को अपने पास बुलाता, जिसमें शीला उसका पूरा पूरा साथ देती। रानी, अरे ओ रानी। जी माँ जी, बुलाया? जा जरा मोहित का कमरा साफ कर दे और तुम तीनों जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। संध्या हॉल की सफाई करने लगी, मगर उसका ध्यान अपनी छोटी बहन की ओर बटा हुआ था। तभी अचानक किचन में बर्तन मांज रही गंगा के हाथ से कांच का बर्तन फिसलकर टूट गया। तभी शीला गुस्से में लाल पीली होकर गंगा पर अत्याचार करने लगी। नास पीती गरीब बुढ़िया, कर दिया नुकसान, इतना महंगा कप तोड़ दिया। माफ कर दीजिए, गलती हो गई समधन जी, वो मेरा सर चकरा गया था इसलिए ग्लास टूट गया। ऐसे कैसे टूट गया? हाथों में दम नहीं था क्या? अब इसकी भरपाई तुम गरीबों को भूखा रहकर करनी होगी। कंजूस शीला एक ग्लास की कीमत वसूलने के लिए संध्या के गरीब परिवार वालों की पूरा दिन पूरी रात भूखा रखती है, जिस पर संध्या फूट फूट कर रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये तो कैसे दिन दिखा रहा है। मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार दाने दाने के लिए तरस रहा है और मैं लाचार कुछ भी नहीं कर पा रही। संध्या की बातें सुनकर शंकर को बहुत बुरा लगता है। तभी उसे रानी की चीखने की आवाज आती है और सभी मोहित के कमरे में इकट्ठे हो जाते हैं। रानी, तू ठीक तो है? दीदी, जीजा जी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। ये सुनकर शंकर मोहित को तेज थप्पड़ मारकर कहता है, बेशरम, घिन आ रही है मुझे तुझ पर कि मेरा खून इतना गंदा कैसे हो सकता है।
तुम दोनों माँ बेटों के लिए अब एक ही जगह है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। आज मैं तुम्हें जेल भेज कर ही रहूंगा। शंकर गुस्से में पुलिस को फोन घुमाता है। थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है और शीला मोहित के हाथों में हथकड़ी लगा देती है। गरीब को गुलाम बनाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब जब जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी तब अकल ठिकाने आएगी। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना, छोड़ो मुझे। इंस्पेक्टर साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। माँ, तुम इन्हें मत छुड़ाओ, ये लोग तरस खाने लायक नहीं। नहीं बेटी, गलती हमारी है जो गरीब होकर हमने तेरा नाता एक अमीर घर से जोड़ा और ये आ गए, मगर अब हम चले जाएंगे। पुलिस शीला और मोहित को छोड़ देती है, जिसके बाद संध्या अपने परिवार को लेकर वहां से चली जाती है। तभी मोहित और शीला संध्या के गरीब परिवार वालों के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं। रुक जाइए, हमें माफ कर दीजिए, बहू मुझे माफ कर दे। समधन जी, समधी जी, मुझे आपके साथ नौकर का सलूक नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दीजिए, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। हाँ संध्या, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, रुक जाओ। संध्या बेटी, ये तेरा ससुराल है और बेटी के ससुराल में मायके वाले मेहमान होते हैं, इसलिए अब हमें जाना होगा। तू अपना रिश्ता संभाल, सदा खुश रह बेटा। संध्या को आशीर्वाद देकर हरिहर रानी और गंगा को लेकर चला जाता है। रानी अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाती है। वही वक्त के साथ संध्या भी सब कुछ भूलकर अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत करती है।